बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबर्स लाहौर बार एसोसिएशन को हम लाहौर बार एसोसिएशन के 12वें लेक्चर के अंदर खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले तो ताख़ीर के लिए माजरत, एक्चुअली अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस की वजह से हमें ये शिफ्ट करना पड़ा शॉर्ट नोटिस के ऊपर। नीचे कॉन्फ्रेंस रूम से यहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जो दोस्त पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी माजरत, मगर कोशिश हमारी इन इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के अंदर थ्रू आउट यही रही है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके काम के टॉपिक्स और जो काम का गुर है वो आपको लीडिंग प्रैक्टिशनर्स को बुलवा के सिखाया जाए। फौजदारी की साइड के ऊपर अभी तक एक्चुअली लेक्चर्स में हमारी थोड़ी सी कमी ये रही कि मेरी तो सिविल साइड के ऊपर प्रैक्टिस है, तो ज़्यादातर मेरा रुझान सिविल की तरफ ही है हमारे लेक्चर्स के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ ही रहा। तो फौजदारी की साइड पे मैं भी को रहा हूँ, तो आज मैं बैठा हूँ तो मैं बतौर स्टूडेंट भी आपके साथ ही यहाँ पे बीच में बैठूँगा। और उन दोस्त के लिए एक्चुअली हम यहाँ पे बीच में आज जमा हैं, और आज के लेक्चर का टॉपिक बेसिकली है कि ड्राफ्टिंग ऑन द क्रिमिनल साइड एज वेल एज एडवोकेसी स्किल्स ऑन द क्रिमिनल साइड। इसके लिए हमने कोशिश की कि हमारे जहन के अंदर लीडिंग एक्चुअली जो प्रैक्टिशनर, ना सिर्फ प्रैक्टिशनर हों मगर जो एक्चुअली क्वालिफाइड भी हों ये चीज़ टीच करने के लिए, उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं, जो बैरिस्टर भी हैं मगर उससे ज़्यादा एक्चुअली एक लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं। यहाँ पे तकरीबन इन्होंने 2000 एक्चुअली मर्डर रेफरेंसेस बीच में हैंडल किए हैं। इसके साथ 15 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है, और उन चीज़ों से ज़्यादा अपनी बरादरी के अंदर, वकला बरादरी के अंदर एक्चुअली पे बैक भी इस तरीके से करते हैं। इनका बड़ापन है कि टीच भी करते हैं, नीपा में पढ़ाते रहे हैं, जुडिशल अकेडमी में पढ़ाते हैं, जुडिशल अकेडमी में पढ़ाते, सिविल सर्विसेज अकेडमी में पढ़ाते हैं, लम्स में भी पढ़ाते हैं कानून के ऊपर, और ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं एडवोकेसी स्किल्स के अंदर कि किस तरीके से आपने बहस करनी है और सिखाना किस तरीके से, उसके ऊपर भी है। तो हमारी खुशकिस्मती अपने कीमती वक्त के अंदर से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अपना वक्त निकाला। एंड नाउ ओवर टू सलमान सफदर साहब सर। थैंक यू सर। Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all the participants. I really appreciate that this is the month of Ramadan, and Ramadan ke alawa this is also very testing weather conditions. June ki aur uske andar your presence means a lot to me. To begin with, I would like to express my gratitude to Mr. Ahmed Qayyum and his team for regularly arranging such talks, because overall what I have witnessed over a period of time is continuous decay and decline and deterioration in our profession. So perhaps it is a step in the right direction. Not only was he an active member in arranging such constructive talks when he was at the helm of the affairs, being the Secretary Lahore High Court Bar, but even after his tenure, he has not given up on the cause, and he's regularly seen traveling out of the way to arrange some such talks. So a big applause and appreciation from you for Mr. Ahmed Qayyum sahab. This is how I would like to start. My practice, this is probably the 15th year of my practice, and I'm not locally qualified in the sense that I graduated from Government College and then proceeded to London School of Economics for my law degree and then subsequently Bar School. Today the lecture would revolve around my understanding and what I have experienced from the Bar School and what I have observed in my practice. आज का लेक्चर किसी किताब पर बेस्ड नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन और किताबें तो वैसे ही आप प्रॉबेबली देख लें तो पाकिस्तानी साइट पर आई हैव हार्डली सीन jurists and advocates contributing to the shelves. बहुत ही अपॉलिंग और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स रहा है। जी हेलो जी ठीक। सो ओवरऑल बड़ा डिसअपॉइंटिंग contributions रही हैं ऑफ द jurist, and it is unfortunate that just couple of kilometers away in India, lawyers and judges are visibly seen contributing to the shelves. And if you would see their work, you would not see an element of plagiarism, you would not see copy paste, you would see original thoughts, original work on any topic
आप जो मर्जी टॉपिक फौजदारी का उठा लें, उस पर एक्सटेंसिव वर्क किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस कन्फेशंस पे आपको बुक मिलेगी, डाइंग डिक्लेरेशंस पे आपको मिलेगी, आपको किताब आपको अप्रूवर पे मिलेगी, आपको बेल्स पे मिलेगी, कैंसलेशन पे मिलेगी, 489F पे मिलेगी, एंड एज मैनी एज 5 ऑथर्स, 10 ऑथर्स। किसी ऑथर का काम दूसरे ऑथर से नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट काम। Interaction with judiciary and today's topic, the scope of today's lecture is threefold. सबसे पहले तो हम advocacy in court, and advocacy in court के साथ साथ we would be, Ahmed if you could move on the slide, advocacy in court के साथ drafting and pleadings in the court, this would be the second limb of today's talk, and the third limb of today's talk would be awareness about contempt laws and proceedings. My interaction with with judges that began in the bar school, and I would tell you how is the bar school different from the law colleges which are operating and functional in Pakistan. This is unfortunate that when we come to the profession, we actually have to plead cases, we actually have to write cases, but there is no sufficient adequate training programs in the law schools. Be it Qaid-e-Azam Law School, be it Pakistan College of Law School, be it the Punjab University, advocacy पर कुछ नहीं बताया जाता है, and all you are told is कि जब आप अपने senior को join करेंगे, just watch him what he does. So do's and don'ts you were not taught in the law school. My first day in the law school, मेरे साथ Oxford भी था, मेरे साथ Cambridge भी था, और पहला दिन हमारा बार स्कूल का आगाज़ था कि आके माइक पकड़ें, पोडियम पे खड़े हों and speak for 3 minutes on a topic of your choice. और किसी से वो 3 मिनट सीधे जुमले नहीं बोले गए बार स्कूल में। वो हमारा पहला दिन था, और उसके बाद हमारी ग्रूमिंग और कोचिंग ऐसे होती थी कि वीडियो बनता था, बताया जाता था, सिखाया जाता था, और जो बातें सिखाई जाती थी उसमें बड़ा कुछ था। अगर ये मेरे पास माइक अभी ना भी हो तो आई कैन इवन अदरवाइज सर्वाइव विदाउट अ माइक, गेजिंग द साइज ऑफ दिस रूम। डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं कि आपने एडजस्ट कैसे करना है। सो एडजस्टमेंट किए बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट द सराउंडिंग्स, प्रोबेबली कभी भी जो है वो एडवोकेसी मुमकिन नहीं है। सो एडवोकेसी का जो फ्लेवर हमें मिल सकता है प्रायर टू कमिंग टू द लॉ स्कूल और ड्यूरिंग लॉ स्कूल, ऑफ कोर्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, बाय पार्टिसिपेटिंग इन मूट कोर्ट्स। हम वो भी नहीं करते। मगर मैं आज के लेक्चर को इंटरैक्टिव भी रखूंगा और आपकी अटेंशन को भी इंटैक्ट रखूंगा, क्योंकि मैं ये हमेशा समझता हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीट माई लॉ स्कूल टीचिंग और बीट इन द कोर्ट। अगर आप बोल रहे हो और सुनने वाला सो रहा हो या फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एल्सवेयर हो, तो ये जुर्म है मेरे लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन समवन स्पीक्स physically and mentally you have to be present there with him through and through. अगर आपने ये ना रखा तो आप बड़े वकील नहीं बन सकते। और मैं ये भी कहता चलूँ, मैंने काफ़ी वकला को देखा है who have a name in the market. All of them have one thing in common, court presentation. They all have delivery, they all have command. Preparation तो है ही है, preparation के बगैर तो कुछ नहीं है। उस्ताद से सीखे बगैर आप कुछ नहीं कर, जादू नहीं हो सकता। ना आप अंग्रेजियां बोल के आप केसेस जीत सकते हैं जब तक सब्सटेंस ना हो आपके आर्ग्यूमेंट्स में, जब तक फ्लो ना हो, जब तक कोहेरेंसी ना हो आपके आर्ग्यूमेंट्स में, स्ट्रक्चर ना हो आपके आर्ग्यूमेंट्स में, तब तक आई गेस ये बैटल लड़ना वुड बी एन अपहिल टास्क। सो हमें बार स्कूल में ये भी बताया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, यूनिफॉर्म क्या होगा, स्टैंडिंग पोस्चर क्या होगा, वॉइस क्या होगी, पिच क्या होगी, वेरिएशन क्या होगी, साइलेंस कब आएगा, पॉजेस कब आएंगे, आई कांटेक्ट कब आएगा। ये सब चीज़ें हमें बार स्कूल में सिखाई जाती हैं। और हमारा आखिरी दिन का एग्ज़ाम वो होता है जब 15 मिनट एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक सिविल इंजंक्शन पकड़ाया जाता है, या एक प्री अरेस्ट बेल पकड़ाई जाती है, या पोस्ट अरेस्ट पकड़ाई जाती है, या इंजंक्शन दिया जाता है जस्ट 15 मिनट्स प्रायर टू वॉकिंग इनटू द एग्ज़ाम, एंड यू हैव टू गो एंड यू हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द जजेस। सो आप वो परफॉर्म करते हैं, एंड इफ़ यू डू वेल यू वुड पास द एग्जाम्स, अदरवाइज आप डिफर हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो पब्लिक स्पीकिंग अंग्रेजी में कहते हैं इज नो वॉक इन द पार्क।
it always involves an element of anxiety, it always involves an element of stress. स्टमक में एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, बटरफ्लाइज आती हैं कभी कभी, उसका मतलब है वो बटरफ्लाइज तब होती हैं। मुझे हाल ही में बटरफ्लाइज आई जब साकिब निसार साहब ने मेरा सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू किया, बड़े अरसे बाद। मैं बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में था इंटरव्यू में जाने से पहले कि साकिब साहब करेंगे क्या, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। आई विल सेव दैट फॉर अनदर डे कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू में क्या हुआ। मगर ये जो बटरफ्लाइज हैं, ये probably we get addicted to it with the passage of time. मुझे तो अब क्रेविंग होती है एडवोकेसी की, बोलने की, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कोर्ट में आके एंड यू फील गुड। उसमें एक बड़ा फर्क होता है, व्हेन यू गो होम योर वाइफ ऑफन कंप्लेन्स दैट यू डोंट टॉक व्हेन यू कम होम। तो मैं उसको यही कहता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड आई गेट पेड एंड आई स्पीक। तुम मुझसे उल्टा पैसे लेती हो, सो यू नो I would rather speak where I get paid and I would speak. So the best part about this profession, you have to understand it. साहिल क्यों आता है आपको engage करने? He comes to you because you can present his case in a better manner, in a persuasive manner. You would write better and you would speak better. If you cannot speak better, if you cannot write better, why would he come to you? Why can't he plead his case on his own? और वापस उसी बात पर लेके जाऊंगा, जिस मर्जी स्पीकर को उठा के देख लो, सोच लें, मैं नाम नहीं लेता, they all have one thing in common, they speak well when it comes to standing at the rostrum or standing at the podium. ये एक चीज़ आपको कॉमन फीचर मिलेगा एडवोकेट्स में। मैं आई एम कॉग्निजेंट एंड अवेयर ऑफ द फैक्ट टाइम कम है और मुझे आपकी अटेंशन को इंटैक्ट रखना है, ज़्यादा देर आपको मैंने टेस्ट नहीं करना। बड़ा क्विकली मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टिव टॉक हो जाए, और कंस्ट्रक्टिव टॉक में कुछ आप वैल्यूएबल चीज़ें आज उठा के अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो दैट वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैं एक ये बात ज़रूर कहूँगा आपको, ये जो 3 महीने आ रहे हैं, कमिंग 3 months, व्हाट वी डू और व्हाट आई सजेस्ट एंड प्रपोज टू माई एसोसिएट्स, इस दौरान आप जॉगिंग ज़रूर करें मैच खेलने के लिए, स्टेमिना बिल्ड करें। व्हेन आई से जॉगिंग दैट मीन्स न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, न्यूज़पेपर्स के साथ साथ तमाम अखबार, स्मार्टफोन्स मौजूद है, रादर देन वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, विच आई डू, विच वी ऑल डू, आई कन्फेस, चेकिंग एंड अगेन व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया, फेसबुक पे क्या स्टूपिड चीज़ें चल रही हैं, वी वेस्ट आवर टाइम विद दीज स्मार्टफोन्स एंड गैजेट्स। कंस्ट्रक्टिव काम उस पर करें, अखबार पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, अंग्रेजी इंप्रूव करें। जब एक चीज़ पता जो चल जाए, मुझे तो इस बात का पता लग गया कि यहाँ कॉम्प्लेक्स है, अंग्रेजी कॉम्प्लेक्स है, ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में करते हो, कोर्ट प्लीड अंग्रेजी में करते हो, तो फिर अंग्रेजी कमज़ोर क्यों हो? जब लॉ की डिग्री अंग्रेजी में की है तो व्हाई नॉट? बड़ा फ़र्क है, और ये बड़ी इजी विकेट है खेलने के लिए। इंडिया चले जाओ, बच्चा उनका अंग्रेजी बोलता है बड़ी फ्लुएंसी के साथ, बट दैट डज नॉट मीन ही इज़ अ गुड लॉयर एज वेल। पाकिस्तान में एनीवन विद रीजनेबल प्रेजेंटेशन स्किल्स इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल लॉयर। ये अच्छी बात नहीं है, मेहनत भी होनी चाहिए, सब्सटेंस भी होना चाहिए, सिर्फ डिलीवरी सब कुछ नहीं है। मगर जब पता भी चल जाए कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, शॉर्टकट्स क्या हैं, उन शॉर्टकट्स से खेला जाए तो फायदा नहीं है। ट्रेंड बदलेगा। मैं बहुत अपसेट हूं मैं जब ट्रेंड्स को देख रहा हूं, लड़ने का, इंटिमिडेट करने का, जजेस को हरास करने का, ये शॉर्ट लिव्ड है सारी बातें। बहुत तेजी से ट्रेंड आएगा और बदल जाएगा और दोबारा वापस कॉम्पिटेंस की तरफ, हार्डवर्क की तरफ, मेरिट की तरफ रुझान जाएगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, बिकॉज ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें प्रॉबेबली चल नहीं सकती। अहमद, इफ़ यू कुड प्लीज़। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एक सामने एक चीज़ लिखी है, बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है, शुड नो दाई जज। कभी भी किसी कोर्ट में डू नॉट जस्ट वॉक इन टू द कोर्ट ऑन द फर्स्ट डे। मैं आपको अपना रीसेंट एग्जाम्पल बताता हूं। मुझे 2 बड़े केसेस आर्ग्यू करने पड़ गए इन रीसेंट पास्ट। तजर्बों की बात होगी, किताबों की भी होगी और तजर्बे की भी होगी। जस्टिस आयशा एम मलिक की कोर्ट में मुझे जाने का इत्तेफाक हो गया ऑरेंज लाइन आर्ग्यू करने का। शम्स महमूद मिर्जा साहब की कोर्ट में जाने का इत्तेफाक हो गया मूसा गिलानी की ECL में एफेड्रीन केस को आर्ग्यू करने का। आई न्यू फौजदारी के जजेस के पास बड़ी सीधी सीधी बातें होती हैं,
किसी ने ड्राफ्टिंग में कोई, किसी ने प्रेयर में कोई इशू नहीं क्रिएट करना, बिकॉज आई नो आई टुक अ ट्रिप टू दीज कोर्ट्स एंड आई रियलाइज्ड दैट मेरे लिए इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी इन कोर्ट्स में। हम यूज्ड टू हैं फौजदारी के जजेस से, फौजदारी के जजेस हमसे यूज्ड टू हैं, ये ले अभी पार्टी इंप्लीड कर दें, ये ले प्रेयर में नहीं लिखा तो भी दे देते हैं, वहां ऐसे नहीं होता। और जब मैं गया हूं, मुझसे पूछें कि मेरे साथ उन कोर्ट्स में क्या क्या होती रही है, हैड आई नॉट बीन टू दोज कोर्ट्स प्रायर टू आर्ग्यू द मैटर, I would have been in a lot of difficulty. At least मैं mentally prepared था that these judges are very particular and meticulous about drafting. They are very particular about advocacy. They are very particular how you address the court. मैं मियां नजमुज़्ज़मा साहब के पास गया, जो लोग सीनियर मौजूद हैं उनको याद होगा, और मैंने कहा may I draw your attention to this piece of evidence, and he stopped me. He said, you are a barrister, don't you know how to address the court? Never address a court by saying you or your. It's always your honor, your lordship, my lord. रूल ऑफ एट्रीब्यूशन होता है, रूल ऑफ एट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो बातें यहाँ हुई हैं वो यहीं रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि सीखने बैठे हुए। मैं जस्टिस सरदार शमीम के पास जाता हूँ और कहता हूँ माय लॉर्ड, वो कहते हैं रुक जाओ, यहीं लॉर्ड एक है ऊपर, यहाँ कोई लॉर्ड नहीं। सो मेरी एडजस्टमेंट है फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। मैंने किस कोर्ट में क्या बोलना है, एक जज को पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। मुझे अपनी एडवोकेसी में एडजस्टमेंट करनी है। जब मैं बंदे को जानता ही नहीं हूं तो मैं केस क्या प्लीड करूंगा, व्हेन आई डोंट नो द जज बिफोर whom आई एम प्लीडिंग माई केस। सो अ ट्रिप टू द कोर्ट इज ऑलवेज वेरी यूजफुल। यू पिक अप अ ग्रेट डील फ्रॉम हाई स्टेक्स का केस हो, आप सबके कैरियर में हाई स्टेक्स के केसेस लाए, स्ट्रेस वाले केसेस लाए, एंजाइटी वाले केसेस लाए, जाके देखें कि कौन जज है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीज पसंद करता है, फैक्ट्स को पसंद करता है, लॉ को पसंद करता है, प्रेसिडेंट की बात करता है, केस लॉ मांगता है नहीं मांगता प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यू हैव, ये बड़ी यूजफुल चीजें। जब आपको ये नहीं पता और मुंह उठा के हम मैच खेलने ग्राउंड में चले गए, ग्राउंड देखी नहीं, पिच का पता नहीं, स्टेडियम के साइज का पता नहीं, कितनी ऑडियंस बैठी हुई है नहीं पता, और मैच खेलना शुरू कर देंगे तो मैच में नाकामी होगी तो कसूरवार खुद। You would feel a lot more better and confident if you are acclimatize yourself and familiarize yourself with the surroundings of the court. It makes all the difference. So, 3 जुमले बोलूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट जुमले, जुमलों को गौर से सुन लीजिएगा और फिर वजाहत करता चलूंगा स्पीड में एक एक करके। एडवोकेसी इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर बॉडी, कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर वॉइस। ये 3 चीजें हैं कलेक्टिवली विच वर्क फॉर इफेक्टिव एडवोकेसी। When I talk about body, this is very important. I have seen advocates not coming in proper uniform, not coming in proper attire. मुझे डर लगता है ऐसे वकीलों से, मुझे ऐसे वकीलों से डर नहीं लगता जिनकी नई यूनिफॉर्म हो चमकती हुई। मुझे अहमद कयूम जैसे वकला से डर लगता है जिनकी यूनिफॉर्म वर्न आउट होती है और शाइन मारे, जिसके शोल्डर शाइन मारे ना डरे उस वकील से। ये मंजा हुआ खिलाड़ी है, वो उसको लाइटली ना लें आप उसको। मगर एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। योर यूनिफॉर्म, योर अटायर, योर क्लोथिंग, द वे यू ड्रेस अप, योर हेयर कट, टाई का प्रॉपरली बंदे होना, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट्स में भी सब्सटेंस होना चाहिए, सिर्फ शक्ल दिखा के तो सब कुछ नहीं मिल जाता, वरना तो यू नो handsome people would just go and get the relief without even saying a word. So your standing posture is very important. The movement of your hands are very important. Mission एक ही होना चाहिए, वो आपने आज भी नोट करते रहना है। When I speak and I will make sure that वो मैं चीज़ें साथ को रखूँ कि इधर से लेकर उधर तक ऑडियंस को अपने साथ रखूँ। The movement of the hands, the movement, the eye contact, the body language, I have to engage you. If I don't engage you, you will be disengaged. मैंने engage ना किया तो फायदा नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो वकील बनेंगे? आपने वकील बनना है गैलरी से।
आपने अगर सियासत नहीं करनी, आपने अगर इलेक्शन नहीं लड़ने, आप अगर किसी वकील के बेटे नहीं है या दामाद नहीं है, तो अपने जोरे बाजू पे आपने इस मैदान में जीतना है। तो वो कैसे जीतेंगे? अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर ही जीत सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मैं आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल जो एक साल तो करोड़ों में खेलते हैं इलेक्शन जीत के, अगले साल क्या करोगे? साइकोलॉजिकल केसेस ही पाया है मैंने ज़्यादातर लोगों को। कंसिस्टेंसी, टुक टुक करके खेलें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो इस तरह आप अपने प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे तो यू वुड नेवर रिग्रेट। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्फिडेंस के मुतल्लिक मैं ये कहता हूँ, एग्जाम से पहले एक रात दुआ करना कि अल्लाह मेरी 2-1 आ जाए, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। मुझसे सुने हैं, होते नहीं हैं। बड़ा सीधा सा जुमला है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब पढ़ा ही नहीं तो अल्लाह ताला ने वहां आमद नहीं देनी है एग्जाम में बैठ के कि पेन खुद ब खुद चले। ये जो सारी चीजें मैं कह रहा हूं ना, कंट्रोलिंग योर बॉडी, कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर वॉइस। मेरी वॉइस ही लड़खड़ा जाए अगर मुझे केस ही ना आता हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज ही, मैं शिवर कर रहा हूं, मैं पेपर्स के थ्रू चल रहा हूं, अगर मैं फेमिलियर ही नहीं हूं अपनी फाइल के साथ। सो सबसे पहली बात है हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। दीज आर द 3 थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। कमांड, 2 चीजों की कमांड, कमांड ओवर योर फैक्ट्स, command over the law, collectively known as command over the brief। कमांड रखें ब्रीफ पर, जहां मर्जी से एडवोकेसी शुरू हो जाए। और पता तो होता ही नहीं है, ये वो तो आजकल वो दौर नहीं चल रहा जो हाई कोर्ट लोग फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं कि जज साहब चुप करके मैजिस्ट्रेट साहब की तरह या सेशन जज साहब की तरह बुत बन के पीछे बन के बैठे रहेंगे, अपनी सोचें सोचते रहेंगे, और आपको ओपन हैंड है। जाते साथ ही सीधा सवाल होगा, काउंसिल आई हैव रेड योर पिटिशन, कम टू दिस पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, समझने नहीं देते हमें, वो छोड़ दें सारी चीजों को, सिर्फ एक पॉइंट पर असिस्ट करें। ये आपका काम है डॉक्टर की तरह नब्ज पे हाथ रखना केस के 2 रातें पहले कि मेरी बीमारी क्या डायग्नोज होनी है और किस पॉइंट पर मैंने असिस्टेंस देनी है, उस पॉइंट पर बारूद साथ मौजूद हो। इतना भी बारूद हो कि 2 मिनट की बात हो जाए, और इतना भी बारूद हो कि 2 घंटे की बात हो जाए। ये आपकी फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है, जो किताबें पढ़ने से नहीं आएगी, सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। किन इश्यूज पे कितनी असिस्टेंस मांग रहे हैं जजेस, या किन इश्यूज पे कितना बारूद साथ लेकर जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको पता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जजेस सुनना चाहते हैं आधा घंटा, 2 मिनट नहीं। 2 मिनट अगर बोलोगे तो यू लूज द बैटल। एडवर्सरी के केस का पहले पता हो उसने कहां से आना। सो पहले मैं कंट्रोल बॉडी में मेनली आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस। हम जब बार केस आर्ग्यू करते हैं, हमने कोट बटन ना किया होता, वो कहते हैं प्लेग्राउंड में आए हो या जेब में हाथ हो तो इरिटेट होता है बंदा, बोलता नहीं है, आप डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है। टाई की नॉट ढीली हो नहीं अच्छी लगती, पोस्चर गलत हो नहीं अच्छा लगता, हाथ आपने लेटे हुए पोडियम पे रोस्ट्रम पे नहीं अच्छा लगता। जज नहीं बताएगा आपको, वो जज नहीं रोकेगा, उसको पता है फील डू इट, डज यू वांट टू पिक अप अ फाइट आजकल तो मगर रिफ्लेक्ट करेगा आपके क्लाइंट के डिसीजन पर कि आपकी क्या अपीयरेंस है, आपका क्या अटायर है, आपकी क्या बॉडी की आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले दिनों आमिर फारूक साहब की कोर्ट में वकील साहब कह रहे थे, सर आप ये तो देखिए, उन्होंने कहा पहले हाथ नीचे करो। केस के आर्ग्यू होना था, वो जज साहब का मूड हाथ से इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरिट नहीं, इंसान बैठा हुआ है ना इधर भी जो फैसले करता है, वो उस चीज से आमिर फारूक साहब बाहर ही नहीं निकले कि इन्होंने मुझे किया क्या। हालांकि ठंडे मीठे आदमी, फौजदारी वाले जो एग्रेसिव होते हैं, सिविल वाले तो बड़े मेलो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ही डिडंट लाइक इट। सो मैं उसी वक्त अपनी तैयारी छोड़ देता हूं जब कोई कहता है सर ये तो देखें, आप जरा ये तो देखें, व्हाई आर यू पॉइंटिंग योर फिंगर टुवर्ड्स द बेंच। जब आप लोगों की एलिवेशन कंसिडर होती है ना कि इसको जज बनाए, तो ये सारी बड़ा मुअद्दब बंदा है जी, बड़ा बीबा आदमी है, कोर्ट को रिस्पेक्ट देना जानता है, कोर्ट भी रिस्पेक्ट को देता भी है तो लेता भी है।
आप, और इस सारी चीज से एक चीज बनती है, क्रेडिबिलिटी, कि सर जो मैं कह रहा हूं वो सफा नंबर 43 और 47 पे है, मे आई ब्रिंग माई लॉर्ड्स अटेंशन टू दोज पेजेस। जजेस ने कहना है वी बिलीव यू, काउंसिल आगे चले, ये ट्रस्ट है आपका, बिल्ड अप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं नहीं देखना चाहता पेज, मुझे पता है जो कह रहे हो। सो बी स्क्रूपलेसली ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट इन व्हाट यू से टू द कोर्ट। ये नहीं कि आप कह कुछ रहे हैं और वहां हो कुछ। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में था, तो मेरे एसोसिएट फरमान इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एसोसिएट, मैं आ रहा था तो उसने मुझे एक और केस के आर्ग्यूमेंट्स दिखाना चाहे। मैंने कहा यू आर डूइंग द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम। मेरा फ्रेम ऑफ माइंड लेक्चर देने का बना हुआ है, मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करो, मेरी थॉट्स को अरेंज्ड रहने दो। हम एक सोच में जा रहे होते हैं, जब टाई हम लगा लेते हैं ना टाइट करके, तो फिर इधर उधर की बात नहीं होगी, सिर्फ केस की बात होगी। और ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा था। और वो लोग जो कहते हैं, बाय द वे मेरे उस्ताद, उनके नाम के बगैर मुझे लेक्चर देना नहीं चाहिए था, आई फील सॉरी एंड गिल्टी अबाउट इट। मैं मरहूम ख्वाजा सुल्तान अहमद से मेरे उस्ताद थे, मैं 2 साल उनसे शागिर्दी सीखा। और जब मैंने पहला केस प्लीड किया था मियाँ नजमुज़्ज़मा और नईमुल्लाह शेरवानी साहब के पास, तो उन्होंने कोर्ट में पूछा कि जो बातें तुम कर रहे हो ये तुम्हें कैसे पता है इस एज में, हाउ ओल्ड आर यू? मैंने कहा आई एम 24। उस्ताद काम कहाँ से सीखा है? मैंने कहा सर ख्वाजा सुल्तान अहमद से। उस्ताद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेउस्तादा बंदा कभी शॉर्टकट्स तो लग सकते हैं, एक्सपोज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो जो ट्रेडिशनल वे, जो ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, उस्ताद से आप बड़ा कुछ सीखते हैं। एडवोकेसी कैसे करनी है, कोर्ट में कैसे खड़ा होना है, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। यही क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रिंसिपल है। और आजकल क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं करती, मुल्ज़िम का वकील खुद साबित करता है कि मैं बांधूंगा इसको, सरकार नहीं बांधेगी। आप पीछे देख लें, एक्सप्रेशन एक ही है, you have to be a master of facts and you must have a firm grasp over the necessary and applicable law। कहते हैं अच्छा वकील वो नहीं है who remembers the law by heart। A good lawyer is someone who knows where to find the law जब जरूरत पड़े। आप मुझसे सेक्शन दोबारा पूछते रहे, मैं नहीं बता सकूंगा। कल का केस सामने रखो, 10-12 प्रोविजंस मैं रिवाइज करूंगा, मेरी टिप्स पर होगी। सो अ गुड लॉयर इज समवन हु नोज द लॉ बाय हार्ट। पंजाबी भी एक बोल दूं, कहते ने चंगा वकील ओ जड़ा ना अके ना थके ना चके। सो अकना थकना और चकना बाहर निकाल दें अपनी फील्ड से, इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर, इफ यू वांट टू बी एन एडवोकेट। People come to you for these skills. Tell people I have those skills. आपकी एक अपनी मार्केट बनेगी फॉर कोर्ट एडवोकेसी एंड कोर्ट प्रेजेंटेशन। एक लफ्ज़ है, मैं उस लफ्ज़ को बड़ा वजन डालता हूँ, उस लफ्ज़ का नाम है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इन ड्राफ्टिंग, आर्टिकुलेशन बोलने में, थोड़ा मगर सुथरा। और जब आप बोले तो मैं उसको उर्दू में कहता हूं कि झोल ना आए आपकी गुफ्तगू में। झोल आ गया तो लिसनर अटेंशन लूज कर जाता है। और जब हम केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट, टेंस हो जाता हूं। 1 या 2 क्वालिटी केसेस आर्ग्यू होते हैं दिन में, इससे ज्यादा नहीं होते। 3 चीजें रखनी होती हैं। किसी की जमानत आर्ग्यू कर रहे हो, किसी की लिबर्टी आर्ग्यू कर रहे हो, प्रेशर और स्ट्रेस, और पीछे खानदान तो खड़ा ही खड़ा। प्रेशर किस चीज का? रिजल्ट लेने का। अपने नोट्स, अपने ब्रीफ, ये करना है, ये सारा ध्यान रखना है। जज साहब को देखना है, सिर्फ अपने यहीं पर ध्यान नहीं रखना। इफ आई वुड लूज साइट ऑफ द जज आई वुड लूज इट। किस चीज को तवज्जो दे रहे हैं, किस चीज पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहाँ नॉड हो रही है, कहाँ ये हो रहा है, कहाँ ये इशारा कर दिया, कहाँ यूं कर दिया। ये आपको पैंतरा साथ साथ बदलना पड़ता है अपना। निगाहें आपकी हर तरफ चलती है, क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट दिल को लग रहा है। आपको फेशियल रीडिंग करनी है,
आपको अंडरस्टैंड करना है, जज को साथ साथ पढ़ना है। जज को ना पढ़े और अपनी फाइल ही पढ़ते रहे तो हो गई पढ़ाई। तो चीजें जो हैं वो काफी हैं जो साथ साथ आपने रखनी है। सीक्वेंस, ऑर्डर, अरेंज थॉट, कोहेरेंसी इन योर स्पीच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And you have to control your mind. Focus 100% on the case prior to starting off the case. 15, 20 minutes, 30 minutes. उस मोड में आ जाएं कि I am in the mode of arguing. I am an advocate. मैं घर जाके जब जीन्स पहन लेता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ टीवी कहाँ है, रिमोट कहाँ है, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ही बदल जाता है। और शलवार कमीज पहना के आप मुझसे 2 जुमले अंग्रेजी के सीधे नहीं ले सकते। ये मैं हूँ, मैं अपना आप आपको बता रहा हूँ। मैं शलवार कमीज पहन लूं, मैं बोल ही नहीं सकता। मेरे गले को जब तक फंदा ही ना होगा मैं बोल नहीं सकता। तो अपने आप को समझें कि निकलनी कैसे है आवाज अंदर से। अपने बॉडी को समझें, अपने दिमाग को समझें, अपने गले को समझें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसाइज एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी ऑफ फैक्ट्स। कंसाइज बात, ये रेलिवेंट एडवोकेसी के लिए भी है, ये रेलिवेंस ड्राफ्टिंग के लिए भी है कि आपने सिर्फ नेसेसरी रेलेवेंट फैक्ट्स, जिसे कहते हैं ना, लंबी बात को कम से कम अल्फाजों में समेटें, बोलने में भी और लिखने में भी। जब तक आप वो आर्ट ना लाए तब तक बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। उसकी वजह क्यों है कि कंसाइज होने की या ब्रेविटी की या आर्टिकुलेशन की वजह क्या है? वजह सुन लें। वो दिन गए जब जजेस सुकून से टेक पीछे लगा के, जैसे सर आपने यूं हाथ रखा हुआ है, रख के केस सुने, वो दिन गए। पतंगबाजी होती है ना, तेज हवा के पेचे, तेज हवा के, रिजल्ट आ जाना है 1 मिनट में। तैयारी हो आपकी कि चरखी पूरी भी लग सकती है, तैयारी के साथ जाना है, मगर चरखी ने लगना नहीं है। कॉन्फिडेंस जरूर होता है, मुझे सुकून तब होता है जब मुझे पता हो एक चरखी पड़ी है, पीछे दूसरी से बांध के पेचा लंबा गया तो जाने दो। मगर हवा तेज है, पेशेंस नहीं है, परसेवेरेंस नहीं है। अब किसी कोई सुनने का रुझान अब रखता नहीं है। और ये सारा कुछ मेरी प्रैक्टिस में मेरे सामने सामने हुआ है। सो डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। जब हालात बदल रहे हैं तो खुद भी बदलना ही ना, प्रोफेशन तो नहीं ना छोड़ सकते, अपने आप को ही बदलना है कि जैसी हवा वैसा काम। सर प्लीज। कंट्रोल योर वॉइस। सामने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है। रेज योर वर्ड्स नॉट द वॉइस, इट्स द रेन दैट ग्रोज द फ्लावर नॉट द थंडर। सो आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज़े बयां, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ की वेरिएशन, आपके लफ्ज़ों का स्ट्रेस, आपके वर्ड्स का एम्फसिस। व्हेन यू रीड एन FIR, मैं FIR पढ़ते हुए जज का माइंड बनाने की कोशिश करता हूँ। FIR पढ़ना बड़ा आर्ट है। जो लोग समझते हैं FIR की रीडिंग हो गई, FIR यहाँ सब कुछ है। 154 इज एवरीथिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रीड एन FIR। इस पर एक लेक्चर रखा जा सकता है, FIR कैसे पढ़नी है। इस पर एक लेक्चर रखा जा सकता है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, कि जज साहब कहीं और गए हैं, आप कहीं और हैं। आपने आर्ग्यूमेंट्स में सब कुछ नहीं मना सकते, आपको एविडेंस में साथ साथ लेकर चलना है। हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट? यू विल बी एबल टू डू दैट इफ यू रीड इट इन सच अ वॉइस दैट ही इज विद यू, physically as well as mentally with you for the results that you expect. So आप कहते हैं ना मुझे पेशेंट हेयरिंग मिली है। पेशेंट हेयरिंग तब तक नहीं मिलती जब तक आपकी तसल्ली ना हो कि जो जो मैंने बोला नहीं वो रजिस्टर हुआ नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कर देता हूँ। आपने कोर्ट को जरूरी नहीं है कि जज साहब की फाइलें फाड़नी ही जरूरी है, या फाइलें उठा के ले जानी ही जरूरी है, या जजेस को मारना ही जरूरी है। रिजेंटमेंट के बड़े तरीके होते हैं। आप अपनी ऐनक उतार के भी रख सकते हैं। एंड आई वुड पॉज फॉर 2 मिनट्स, नहीं बोल रहा मैंने, तो समझ आ जाएगी उसको कि अगर हम, इफ वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, दैट द काउंसिल इज अपसेट अबाउट समथिंग, बट
always be polite, always be, there is always an appellate court. और मकसद क्या है? मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फारग बैठा हूँ, अहमद कयूम साहब भी बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? सो डू नॉट लूज योर टेम्पर। वजह बताऊं क्या है? कल फिर जाना है, उन्हीं के पास जाना है मांगने, और उनका चलना है पेन। और जब चलता है ना डिस्क्रेशन, तो यहां पर रुझान यही है कि दिल में बात रखी जाती है। मैं लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। दिलों से बातें निकलती नहीं है, जुबान पे ना आए वो रहेगी बात। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, ऑलवेज ओबे द कोर्ट, express utmost respect and gratitude towards the judge. उसमें आपको बड़ा फायदा होगा आने वाले वक्तों में. So sometimes pauses are good and sometimes silence is golden. This is what I mean. कहाँ pause देना है, कहाँ आवाज़ को ऊपर ले जाना है, कहाँ नीचे लाना है, कहाँ अपने गुफ्तगू को किस अंदाज में बोलना है, ये वॉइस का बड़ा अमल दखल है. सो वॉइस को, बॉडी को, माइंड को, तीन चीज़ों को, नोट्स को, तैयारी को, इस सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट दिस जंक्चर मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ लोग दे रीड इन अ पेस, इन अ फास्ट पेस. अपनी आपने वॉइस को और अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल भी करना है, आपने लफ्ज़ों को स्ट्रेस भी देना है, लफ्ज़ों को एम्फसिस भी देना है. और इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, कुछ नहीं मिलना आपको टॉक शोज देख के जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, आंधी आ गई. मेरा क्या सबरेगा ब्रेकिंग न्यूज़, आंधी की खबर पढ़ के. BBC देखा करें और सुना करें गौर से, डॉन अखबार पढ़ा करें. और आप एक एक घंटा, डेढ़ घंटा अगर आप ये करते रहेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट ना आई इन योर कोर्ट प्रेजेंटेशन, इन योर राइटिंग स्किल्स, तो आप मुझे पकड़ लीजिए. दिस इज द बेयर मिनिमम एन एडवोकेट कैन डू. लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, अब तो स्मार्टफोन्स में अवेलेबल हैं. कंस्ट्रक्टिव टाइम ज़रूर कुछ ना कुछ दिन में रीड करें. और मैंने अपने मरहूम दादा से ये बात सीखी थी, एक दफ़ा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सीख लो, उसको 24 घंटे के अंदर गुफ्तगू में ले आओ, चाहे ज़बरदस्ती लाओ. एक दफ़ा 24 घंटे के अंदर अगर उस लफ्ज़ को यूज़ कर लिया माइंड से, ज़ुबान पर, सारी ज़िंदगी वो स्टोर हो जाएगा, कभी डिलीट नहीं होगा वो लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी से. अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सीख कर उनको अंग्रेज़ी में लाओ, उनको गुफ्तगू में यूज करो. यूज नहीं करोगे तो 100% डिलीट हो जाएगा सिस्टम से, गारंटी. एक दफा आप इसको आजमा के देखें, इस आर्ट को और इस टेक्निक को. सो योर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एग्जॉस्ट हो जाते हो व्हेन यू आर्ग्यू अ केस, बिकॉज आपको एडवोकेसी में लैंग्वेज का ही तो ख्याल रखना है कि आपने किस तरह अपना केस प्रेजेंट करना है, किस लैंग्वेज में करना है. व्हेन डू यू बिकम अ जगलर, कि मैं इंग्लिश से उर्दू में गुफ्तगू को ले जाऊं और वापस उर्दू से इंग्लिश में आऊं. जगल करना है. इस जगल से भी, इफ आई एम पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू व्हाट आई से, काइंडली ये सब पढ़ लें प्लीज. पढ़ने से मैं जुमला कह के आप पढ़ लें, मैं स्विच करूंगा तो मैं एक सोते हुए जज को जगाऊंगा. मेरा मकसद है कि सब जागते रहें. सो कंट्रोल योर वॉइस के बाद कुछ चीज़ें जो आपको पीछे स्लाइड्स पर नहीं मिलेंगी, मैं ये ज़रूर कहूँगा. व्हेन यू एंटर द कोर्ट, वट एवर योर एडवोकेसी इज, आपने एडवोकेसी में जाने से पहले यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कोर्ट से चाहते क्या हैं, कोर्ट से मांगना क्या है, कोर्ट से लेने क्या गए. वट एवर दैट यू आर आस्किंग फॉर, इज इट विद इन द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट यू. कोर्ट दे भी सकता है, या जो अक्सर वकील कहते रहते, सर ये लिखवा ही देना, सर डायरेक्शन ही दे देना, सर. वो जिद करते रहते हैं और वो जजेस कहते, आपका अच्छा इंप्रेशन ही नहीं फॉर्म होता. ग्रेसफुली पोडियम रोस्टम छोड़ दो तो बेहतर है, नहीं रिलीफ दे. सर आप डायरेक्शन ही दे देना कि मैं इस्तगासा दायर कर दूं. यार राइट है आपका, मैं क्यों डायरेक्शन दे दूं? नहीं सर, क्यों?
he has to satisfy a client कि मैंने कुछ लिखवा दिया है जी, फायदा कोई नहीं उसका। तो before you go up, you must be absolutely satisfied about the territorial jurisdiction of the court. मैं कभी भी ऐसी बैटल को सजेस्ट नहीं करूंगा, प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा जब आपको ये ना पता हो कि आपका एडवर्सरी कौन है। मुझे एक बात बता दें, सिर्फ एक बात बता दें, आप अगर कल सुबह केस लड़ने जा रहे हैं, फौजदारी की बेल कराने जा रहे हैं, आपका मुखालिफ वकील मुनीर भट्टी साहब हैं या ज़ैद बुखारी साहब हैं, उतनी तैयारी करोगे जितनी तैयारी एक यंग लॉयर बेल अपोज करने या सरकार का वकील खड़ा है बेल अपोज करने के। तैयारी में फर्क होगा, कह रहे हैं डेफिनेटली मेरी तैयारी में बड़ा फर्क होगा और होता है। हम पढ़ के जाते हैं मैच किससे, कोर्ट से नहीं, मुखालिफ किससे, उसने कहां से आना है, उसका स्टाइल क्या है आने का। बाज लोग होते हैं वो जाते ही वो कहते हैं अंग्रेजी की फाइल छोड़ दो, डॉक्यूमेंट हमें फर्द मकबूजगियों पे आ जाए। किसी की कमजोरी मेडिकल है, किसी की कमजोरी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, किसी की मजबूरी वो साइट प्लान से बाहर नहीं आता। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा मुखालिफ, मेरा एडवर्सरी आएगा कहां से, जहां से आना है वहीं से मैंने उस पॉइंट को, जब बॉल मेरी कोर्ट में है तो मैं ज्यादा एड्रेस कर दूं। डू नॉट स्टार्ट अ मैच विदाउट नोइंग योर एडवर्सरी। उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी प्रेपरेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसने कहां से आना है केस के अंदर, ये जाने बगैर अपनी गुफ्तगू कंक्लूड कर देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। सो यू नो, अंग्रेजी के दो ही जुमलों में, नॉट ओनली यू मस्ट नो योर केस, you must also know your adversary's case, your opponent's case, and prepare for the case law and prepare for proposition जो आपको difficulties है और जहां से उसने strength लेनी है उसको भी साथ लेकर जाएं, predict करें। जब तक ये predict नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, right? So this is very important. Know thy judge, know your case, know the case of your opponent. Please sir. मैं तीन बातों को बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि फौजदारी की प्रैक्टिस घूम फिर के 4-5 चीज़ों पर ही है। मैं बेल एप्लीकेशंस के ऊपर बड़ा ब्रीफली आपको कुछ वैल्यूएबल बात बताना चाहूँगा। अक्सर लोग FIR का तर्जुमा करते हैं, बिलें कहाँ से खारिज हुई से डायरेक्ट आ जाते हैं ग्राउंडों पे। मैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, मैं रात को फैसला करके आऊं मैंने बेल देनी है या नहीं देनी। मैंने फैसला कैसे करना है, आपका ड्राफ्ट पढ़ के, और मैंने, हर जज ने अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा होता है ऊपर, जो भी उसकी लैंग्वेज होती है, मैंने रिलीफ देनी है या नहीं देनी, मैंने बेल देनी है या नहीं देनी, राइट। सो अगर एक केस का इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, लिखने पर कोई ममानियत नहीं है कि 3 सफ़ों के अंदर ड्राफ्ट खत्म हो। मैं आपको भी ड्राफ्ट्स की शक्ल दिखाऊंगा, मैं और अहमद कयूम साहब के आप ड्राफ्ट्स देखेंगे तो डर जाएंगे। और ऐसे नहीं, लोग इनको 2 मिलियन देते सिर्फ ड्राफ्ट लिखने का, जस्टिफाई करना होता है इसलिए पैसे लिए। मैंने कभी ड्राफ्ट लिखा है, पूरी लीगल टीम ने, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉ से, अब कहते हैं आपका ड्राफ्ट इंग्लैंड गया है। मुझे क्या पता था मेरा ड्राफ्ट इंग्लैंड के बैरिस्टर्स अप्रूव करेंगे तो मैं पाकिस्तान की कोर्ट में फौजदारी का ड्राफ्ट फाइल कर सकूंगा। मुझे नहीं पता था, मगर मैं मुतमईन हूं, आई हैव डन वेल। इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका भी भेज दो, ड्राफ्ट पास होकर आएगा। और अगर मेरा ड्राफ्ट, अभी तो मैं कोर्ट में गया ही नहीं, मेरे ड्राफ्ट ने मायूस कर दिया तो उन्होंने कहना सर अभी हम केस नहीं करते या चेंज ऑफ लॉयर। मैंने गया अमेरिका, ड्राफ्ट जाना है, ड्राफ्ट ने बताना है कोर्ट को, जज को, अ नाइट बिफोर स्कोर क्या है, केस क्या है। मैं आजकल जितनी ड्राफ्टिंग फौजदारी की साइड पर पढ़ रहा हूं उसमें केस बताया ही नहीं जाता। एक जुमला बोलता हूं, समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूं। टाइम कम है,
मैंने आपका पेशेंस नहीं टेस्ट करना. I argue my draft. I speak what I write. ये बात समझ आ रही है आपको? I paint a picture before the judge. रात को वो पढ़ के आए मेला फीडे अल्टीरियर मोटिव क्या है, ये ग्राउंड से पहले मैं पैराग्राफ्स में बता रहा हूं. और सब के सब जजेस आप लिखेंगे ग्राउंड नंबर ए, मुझसे हलफ उठवा लें that the petitioner is absolutely innocent, he has no cognizable offenses made out. ग्राउंड ए बी सी के बाद मेरा पेशेंस खत्म हो जाएगा. ए बी सी का मतलब है तुम्हारे पास 3 लफ्ज हैं, बताओ तुम्हें सजा दी जाए या छोड़ा जाए. 3 लफ्ज हैं तो कहोगे सर मैं कहना ये चाहता हूं, मैं कहूंगा ये रुक जाओ, खत्म. तुमने 3 लफ्जों की बात, what part of 3 words did you not understand? So ground A, B, C, your strength, the most convincing grounds जिसमें आप you put your case in A, B, C, फलसफा, jurisprudence, 5वीं 6ठी, X, Y, G, जितनी ग्राउंडें लेनी है लो, बाद में डालो. Put your case, present your case at the earliest, in the beginning, in the start. Are we without a mic now? उनको दोस्तों को आवाज आ रही है पीछे. So, ये मेरे लिए भी बड़ा वो दोबारा टेस्टिंग टाइम हो गया है कि आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हाट आई एग्जैक्टली मेंट व्हेन आई सेड यू हैव टू प्रोजेक्ट योर वॉइस. वो अलग बात है वेदर आई वुड बी एबल टू स्पीक सब्सिक्वेंटली और नॉट, बिकॉज मेरी कोशिश ये है व्हाट आई हैव डन फ्रॉम हियर टू देयर, आई हैव गेज्ड द साइज ऑफ द रूम and it is my effort that those of my friends who are sitting right at the back should be able to hear me correctly. प्रॉपरली उनको समझ आए, मेरी वॉइस प्रोजेक्शन वहां तक जाए ताकि वो सुने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस द वन व्हिच वी आर फेसिंग नाउ ये होते रहते हैं. मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग. माइक इज नॉट वर्किंग. माइक इज नॉट वर्किंग. सो नाउ इट विल वर्क. सो बेल एप्लीकेशंस में like I have said, a very useful tip is prior to starting your grounds, please highlight whatever you want to say, what is important in establishing the mala fide, the ulterior motive about the case, which may not be a ground for bail, but a judge must know these relevant facts. A judge must be aware of these circumstances, that these are the unique circumstances of my case. Why are lawyers shy of writing? मक्खी पे मक्खी लग रही है, ड्राफ्ट ही नहीं लिखा जाता, ड्राफ्ट बनाया ही नहीं जाता. जब नहीं बनाएंगे तो जज भी नहीं पढ़ेंगे, और जो अच्छा वकील है उसका ड्राफ्ट पढ़ के आते हैं और रात को फैसला करके आते हैं सुबह क्या रिलीफ देनी है नहीं देनी. दूसरी बात आपको बताइए, द मोस्ट कन्विंसिंग, द मोस्ट परसुएसिव, द मोस्ट पावरफुल ग्राउंड्स A, B, C, D इतनी होती हैं, इससे आगे नहीं होती. फिर और उनको प्रायोरिटाइज करना. नंबर 1 क्या होना चाहिए, नंबर 2 क्या होना चाहिए. मैं देखता हूं कोई सीक्वेंस ही नहीं होता उसमें ड्राफ्टिंग में. एंड में योर प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेयर से पहले भी आ जाते हैं बेल्स के ऊपर. बेल्स का टेक्निकल नॉकआउट 2-3 चीजों पे होता है. एक होता है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस जुमले को, फर्दर इंक्वायरी पर. फर्दर इंक्वायरी का मतलब है मैंने डेंट डाल दिए प्रोसिक्यूशन के केस में, ABCD ग्राउंडों में बता दिया ये डेंट्स कैसे हैं. उसके बाद जो GFGQ करना है आपने, XYZ करना है, वहां लिख दो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, इसकी मैक्सिमम सजा इतनी है, मुझे गिरफ्तार हुए इतना अरसा हो गया, पनिशमेंट वुड नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पज, क्या फायदा मुझे जेल में रखने का. ये बातें बाद में रखें. कभी ABC नहीं लड़ता, XYZ लड़ जाता है और काम हो जाता है. मगर ड्राफ्ट मुकम्मल होना चाहिए, प्लान A भी और प्लान B भी. प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेयर में क्या लिखना है. सो बेल एप्लीकेशंस में याद रखें जजेस का पेशेंस नहीं है. 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के लिए माइक आपके पास आना है. उन 3 से 5 मिनटों में क्या करना है, टाइम वेस्ट करना है या आपने अपना केस एस्टेब्लिश करना है इन दैट शॉर्ट टाइम, उसकी तैयारी हो आपकी. सर प्लीज आगे. आपको आई एम वेरी सॉरी, आपको नजर नहीं आ रहा, मगर
अब मेरे लिए काम और भी मुश्किल है कि आप मेरे लफ्ज़ों से वो देखने की भी कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर्ग्यूइंग एन अपील, डायमेंशंस टोटली फर्क हैं। प्री अरेस्ट के टोटली फर्क डायमेंशंस हैं, पोस्ट अरेस्ट के अलहदा डायनामिक्स हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन के अलहदा डायनामिक्स, अलहदा प्रिंसिपल्स हैं। क्या है उस्ताद बताएगा, सीक्रेट पहले बता दिया है कि हल क्या है इस बात का। आर्ग्यूइंग एन अपील, पता होना चाहिए कोर्ट में जाने से पहले किस बात पर जा रहा हूं। एम आई गोइंग टू डिस्प्यूट फैक्ट्स और एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ। मेरा गेम प्लान क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, कहां गलती हुई है। सो अपील में जब आपने आर्ग्यू करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेट अपसेट इफ अ जज आस्क्स मी अ क्वेश्चन एंड आई एम अनएबल टू गिव अ रिप्लाई फॉर 3 सेकेंड्स। मुझे 3 सेकंड हो जाए ना, ये मेरी कमजोरी है, मैं आपको अपनी कमजोरी बता देता हूं। मैं अननर्व हो जाता हूं अगर मैं जवाब ना दे सकूं 3 सेकंड के अंदर। मेरा परफॉर्मा एक ही जुमला निकलता है, और मैं देख रहा हूं आजकल ज्यादा से ज्यादा वकील कोर्ट में आ रहे हैं, कंप्यूटर टाइप्ड 3 चीजें ला रहे हैं। परफॉर्मा अलहदा जिसमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, एनीथिंग अंडर द सन विच ए जज में आस्क, रिश्तेदारियां बता दें, डेट ऑफ अरेस्ट बता दें, रिकवरी बता दें, रिकवरी विटनेसेस बता दें, साइट प्लान बता दें, डॉक्टर बता दें, पोस्टमार्टम कब हुआ तब बता दें, एक्सपर्ट को रिपोर्ट का भेजी गई एमटीज कब हुई ये बता दें। दे कैन आस्क यू एनीथिंग। मुलजिम की एज तो बताएं। वो और एक एक जुमले में वो जज साहब सोच रहे हैं इक्विटल का केस नहीं बनता, मैं मिटिगेशन मेरे ज़हन में कोई बेनिफिट बताए ना, कैसे मैं दूं बेनिफिट। सो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो है आपका, मैं नहीं दिखा पा रहा आपको, उसके अंदर हर वो जवाब हो ऐसी लिखाई में जिसको मैं एक लफ्ज बोलता हूं रीडर फ्रेंडली। 2 या 3 सफ़ों पे आपका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट आपके सामने हो, वहां से देखकर आपके मुंह में जवाब सवाल होगा, मेरा जवाब पहले तैयार होगा। और मुझे यह भी पता है क्योंकि मैं अपने ड्राफ्ट से फेमिलियर हूं कि डेट ऑफ अरेस्ट किस जगह लिखी होती है मेरे स्टाइल के मुताबिक। प्रिलिमिनरी को मैं साइड पे रख देता हूं। जज साहब कहते हैं एफआईआर शुरू करें, एविडेंस पढ़ें और आर्ग्यूमेंट्स करें। नोट्स एंड आर्ग्यूमेंट सेपरेट। सो एक आपका 3 हथियार हैं आपके। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट, आपके नोट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का ड्राफ्ट, और उसके बाद आपका केस लॉ। ये 3 चीजें मलिक मंजूर साहब की कोर्ट में जाना शुरू हुआ, केस लॉ लाए हो, केस लॉ लाए हो, केस लॉ लाए हो। सारी टीम को मैंने केस लॉ पे लगा दिया। मलिक मंजूर साहब की कोर्ट में केस लॉ के बगैर नहीं जाना। उसके बाद जहां वो कहे मैं सहूं केस लॉ, और रहन दे सर केस लॉ मांगा है तुमसे, और पता है तुम लाए हो, पता लग गया कि मैं इसको इस पॉइंट पर छेड़ता हूं, लेकर आता है। एक जुमला मेरे ज़हन में अभी आया, नो दाए जज। हमने अपने दफ्तर में मलिक मंजूर साहब के पास कुछ 100-150 मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू कर दिया। बहाना ढूंढते थे उम्र कैद करने का, 5 फायर, 10 फायर, 2 फायर, जो भी है। बैठ के एक चीज गेज की और मैंने पूछा उनसे, मैं कहा सर मैंने एक चीज महसूस की है, छुरी का किया हुआ कत्ल आप बरी नहीं करते। कहते मैं नहीं करता, छुरी मारना बड़ा हिम्मत का काम है, फायर हो जाते हैं। मेरे पास जितने छुरी वाले केस आए मैंने कहा मैंने नहीं करना। सेक्रेटरी साहब ने कहा सर छुरी बजी है, मैं कहा नहीं रिलीफ मिलनी। जज साहब का माइंड नहीं सुना, उन्होंने क्या बोला है, मैंने छुरी में, और सोचे 15-25 फायर मारना आसान है, 4 छुरियां मारना मुश्किल है। बुचर बनना मुश्किल है, कसाई बनना मुश्किल है, फायरिंग करना आसान है, ट्रिगर पे हाथ दब जाता है और जब दबता है तो उठता नहीं है। हम सब फायरिंग कर चुके हैं, हमें पता है कि फायर क्या होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले बताया, नो दाई जज। जिसके पास जा रहे हो जाने से पहले समझ लो उसको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या सुनना चाहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपील में आर्ग्यू करते करते आपको यह पता चल जाएगा बगैर जुमला बोले कि जज साहब बरी करना चाहते हैं, सजाए मौत बहाल रखना चाहते हैं, या लाइफ इंप्रिजनमेंट करना देना चाहते हैं। रीड कर लेते हो, करते हैं या नहीं करते हम रीड। अगला मेरा जो टॉपिक है जो मैं बताना चाहता हूं उसका नाम है मिटिगेशन। व्हेन यू आर्ग्यू अ मिटिगेशन,
जब हम कहते हैं ना इक्विटल मांग रहा हूं, तो मैं फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा होता हूं, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा होता हूं। और जब मैं मिटिगेशन मांग रहा होता हूं ना, तो मैं बैक फुट पे मांग रहा होता हूं। बर्तानिया में पूछ लें बैरिस्टर साहब से, एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ मांगने में के लिए उनको वकील किया जाता है। जब ये बोलते हैं तो दिल करता है बरी कर दो, बोल क्या रहा है। यहां किसी को मिटिगेशन का मतलब ही नहीं पता, वो कहते आर्ग्यू मिटिगेशन, तो आप कहते हैं सर नॉट नॉमिनेटेड इन FIR, सर रिकवरी नहीं। उन्होंने कहा प्लीज अंडरस्टैंड मिटिगेशन इज समथिंग एल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। योर लॉर्डशिप, ही इज अ यंग मैन, नो प्रीवियस कन्विक्शन, he is the sole breadwinner of the family. He acted on the spur of the moment. He is very regretful, he is very repentful, he would never do it again, he is very sorry. Please adopt a lenient view. Look at the attending circumstances of the crime. He is young, he has his career ahead of him. There is every possibility and every chance of him becoming a better member of the society. Please consider his case compassionately. So आपने मिटिगेशन जब मांगनी है तो यूं नहीं है, यूं है। एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स, यू नो। सो आपने अपनी गुफ्तगू में आपने मिटिगेशन को ऐसे मांगना है। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एडवोकेसी में फौजदारी के, कभी कभी जजेस ऑफर कर देते हैं मिटिगेशन लेनी है, कभी कभी वकील इजहार कर देता है मैंने मिटिगेशन लेनी है, मगर दोनों ही कतरा रहे होते हैं। वकील तो बहुत ही ज्यादा कि मैंने अगर मिटिगेशन का मैंने निकाल दिया लफ्ज, या मैंने अगर कह दिया सर ये सिर्फ 17 साल का था जब इसने किया, तो उन्होंने कहा अच्छा मेरिट्स पे यानी आप नहीं बात कर रहे। कब क्या बोलना है नहीं बोलना, मिटिगेशन की बात कब करनी है। मुझे फौजदारी में सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई है कि मैंने लेनी उम्र कैद है मगर मांगनी कब है। अगर समझ रहे हैं आप कि मैं गुफ्तगू को कहां ले जा रहा हूं, कब मांगनी है, उसकी टाइमिंग क्या हो उम्र कैद मांगने की। अगर केस डिफिकल्ट है तो शुरू में मांगनी है या एंड में मांगनी है, और मिटिगेशन निकालनी है, बनानी है। बड़ा गलत रुझान चल रहा है नीचे, जितने ट्रायल हो रहे हैं सब डिनाइल के, डिनाइल भी है और शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ा भी हुआ है। छेड़ा क्यों है उसको, अगर आपने या एडमिट ना करो या डिनाई ना करो, कोई एक बात करो। इसके ऊपर भी किसी वक्त बात करेंगे कि ट्रायल्स में डिफेंस कैसे लिया जाता है और किस तरह 342 किसी तरफ है, सजेशंस किसी तरफ हैं, एंड में लिखा है मैंने किया नहीं है, ना तितर है ना बटेर है। बड़ी दिक्कत है इसमें, ये कैसे चलना है। अहमद साहब, मैं आपको ये अथॉरिटी देता हूँ इस बात की दैट यू वुड कॉल इट क्विट। मैं अवाम का इतना जो है वो आप लोगों की आई अप्रिशिएट, आप लोग सुन रहे हैं, कंडीशंस बड़ी हार्श हैं। इंपॉर्टेंट बातें करता हुआ मैं स्पीड में आगे चलता हूं ताकि हम एडवोकेसी एट डिफरेंट फोरम्स, मैंने 3 फोरम्स बताए हैं जहां पर एडवोकेसी है। मैं इन तीनों फोरम्स में जाने से पहले संभल के जाऊंगा। मैं मैजिस्ट्रेट साहब और सेशन जज साहब के पास जा रहा हूं, मुझे पता है पीस ऑफ केक, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं, मेरी कोई एंजाइटी नहीं है, मुझे पता है मुझे मुकम्मल हेयरिंग मिलेगी, मुझे पेशेंट हेयरिंग मिलेगी। मैं जितनी देर बोलना चाहूंगा किसी की जरूरत नहीं है मुझे रोकने की, एज लॉन्ग एज आई एम टॉकिंग सेंस एंड गिविंग असिस्टेंस टू द कोर्ट। मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं तो मैं जरा संभलूंगा कि मुझे शायद उतना मौका ना मिले जितना लोअर कोर्ट में मिलता है, मुझे अब एडजस्ट करना है। वकील पूछा जाता है, हाई कोर्ट का वकील है, सेशन का है या सुप्रीम कोर्ट का है। मैं डिसएग्री करता हूं उन लोगों से जो कहते हैं फौजदारी की वकालत सिर्फ 3 किताबों की है। अब तो स्पेशलिस्ट है वाइट कॉलर के, नैब के, ATC के, हाई कोर्ट की अपील के, हाई कोर्ट की रिटों के, सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी कैटेगरीज आ गई हैं आपकी फौजदारी के अंदर। ये कॉपीराइट का फौजदारी का काम करते हैं, ये फाइनेंशियल क्राइम का करते हैं, ये सिर्फ नैब के केसेस करते हैं, ये सिर्फ एंटी करप्शन करते हैं, ये वायलेंट क्राइम्स का मास्टर है। 337, 506, 302 जो लाना है 780, ये इनकी ये स्पेशलिटी है। स्पेशलिटीज हैं, उन स्पेशलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट की एडवोकेसी बिल्कुल डिफरेंट है। और सुप्रीम कोर्ट तो मैं खुद लर्न कर रहा हूं, अभी मेरी कुल 5 या 6 विजिट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, गेज ही कर रहे हैं। मगर वहां तो एक अजीबो गरीब ही, आप जाते सही सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस 15 साल बाद मिलता है। क्यों?
मैं हमेशा से नाराज था, हम लायक हैं, काबिल है, पढ़ते हमें बुलाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं पता सुप्रीम, जब तक 15 साल ना नीचे रगड़ा खाया होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है एक जुमले में नहीं समझ आनी। एक जुमले में बात होती है, एक जुमले में जवाब देना, फाइल बंद। कहने को सबसे आसान, सबसे महंगी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट की, मगर आम आदमी वहां खड़ा हो ही नहीं सकता। आपको समझना है कि ये हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट जजेस गए हैं, एक पॉइंट पर उन्होंने लेकर जाना है, उस एक पॉइंट में जूम करके जाना है और जूम करके बाहर आ जाना है। इसी पर बात होगी और किसी चीज पर बात नहीं। सो तीनों फोरम्स की डायनेमिक्स वकालत की डिफरेंट है। एक ये भी बात सोच लें, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता ना पूछे। मुख्तलिफ किस्म के वकील हैं आजकल, कंटेंशियस वर्क करने वाले और नॉन कंटेंशियस वर्क करने वाले। मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, या आप मुझसे पूछें यूनिफॉर्म पहनना आसान काम नहीं है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है वकालत से, मगर देयर आर गुड डेज, बैड डेज एंड अगली डेज इन माय प्रोफेशन। तीनों। यूनिफॉर्म पहनना आसान काम है ही नहीं। बड़े लोग छोड़ जाते हैं यूनिफॉर्म पहनना, क्योंकि आपको गेम प्लान के बगैर आपने सोचना है मेरा गेम प्लान क्या है। मेरा गेम प्लान मेहनत है, हार्डवर्क है, सियासत है, इलेक्शन है, क्या है? बगैर स्ट्रेटजी के, बगैर सोच के, बगैर किसी मोडस ऑपरेंडी के वकालत करना, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आपको। और 10 साल के अंदर अंदर अगर वाइब्स नहीं मिलती, 10 साल की प्रैक्टिस के अंदर वाइब्स नहीं मिलती कि यहां मैं कामयाब हो गया हूं या सक्सेस इज अराउंड द कॉर्नर, तो इट्स टाइम टू रीथिंक एंड रीस्ट्रेटेजाइज कि मैंने वेयर इज इट दैट आई एम रॉन्ग, मुझे क्या करना है इन चीजों को बेहतर करने के लिए। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के मुतल्लिक मैं 10 मिनट में लेक्चर खत्म करना चाहूंगा, मैं इससे ऊपर टाइम नहीं लूंगा। मुझे टाइम क्या है? ठीक। ड्राफ्टिंग, मैंने नया नया अपने उस्ताद का चेंबर छोड़ा और मरहूम ख्वाजा सुल्तान के साथ बैठा हुआ था और फरोख आफ्ताब साहब आके बैठे। जब मैंने वकालत की थी, एजाज बटालवी साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, चौधरी मोहम्मद हुसैन चचर, जायद बुखारी साहब, मुनीर भट्टी साहब, ख्वाजा सुल्तान, यही टॉप के नाम थे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आफ्ताब साहब है मेरा एसोसिएट है बैरिस्टर सलमान सफ्तर। मैं बैठ गया, 1 मिनट सोचते रहे, फिर कहते हैं वो क्या नाम है आपका? मैंने कहा बैरिस्टर सलमान सफ्तर सर, सलमान मेरा नाम है। वो इधर आओ। उन्होंने आके मुझे पैट किया। ख्वाजा साहब को कहते हैं सर मैं दा कल ड्राफ्ट पढ़े इस मुंडे दा और मुझे मज़ा आ गया कि अभी भी कोई ड्राफ्टिंग फौजदारी में रह गई है। सो मेरी कोई पढ़े या ना पढ़े, मेरे उस्ताद के आगे एक और बड़े उस्ताद ने तारीफ कर दी, मेरे लिए वही बहुत था कि मैंने ड्राफ्ट लिखना नहीं बंद करना, कम वॉट में। और मेरी तैयारी होती है ड्राफ्ट लिखते वक्त, मैं क्यों एक रात पहले पढ़ूं? मैं अपना ही ड्राफ्ट पढ़ के, करते ही है हम अपने ड्राफ्ट को पढ़ के, उसके नीचे कई कई जगह हम पेन लगाते हैं, जहां जहां पेन लगाओगे वो एडवोकेसी। एक रात पहले जहां पेन लगे ना ड्राफ्ट के अंदर, वो एडवोकेसी। मैंने जब ड्राफ्ट बनाना है, मैं 4 चीजें बड़ी सोचता हूं। कहां जा रहे हो? ज्यूरिस्डिक्शन है? कौन जा रहा है? लोकस स्टैंडाई है? किसके खिलाफ जा रहे हो? कि दिल कर रहा है 4-5 बंदे रिस्पोंडेंट्स लेने के लिए? किसको पार्टी बना रहे हो? नेसेसरी है? इम्प्लीड हो सकता है? किस सेक्शन में जा रहे हो? कोर्ट में जा सकते हो? उसके बाद पुट योर केस। जज साहब 3 चीजें ही देखते हैं फटाफट। लॉर हाई कोर्ट, लॉर, पार्टी कौन है ये, रिस्पोंडेंट कौन है, प्रेयर पे आ जाओ, मांगते क्या हो, चाहते क्या हो, लेने क्या आए हो, इतनी देर में। सो कहने का मतलब ये कि जो कॉलेज के दिनों में बात सुनी थी कि एग्जामिनर नंबर दे देता है पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ के, वो बात गलत नहीं है। पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाता है कि इस पिटिशन, इस केस के पल्ले कुछ है या नहीं है, कोई रिलीफ देनी है या नहीं देनी।
इसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जिस बेकरी पर जाते हो, आइसिंग ऑन द केक देखकर केक उठाते हो, कुछ पता नहीं होता अंदर क्या है, सिर्फ डेकोरेशन देखते हो, प्रेयर एंड में क्या किया हुआ है। सो योर प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट से क्या मांग रहे हो? जब मैं ड्राफ्ट लिखता हूं तो ड्राफ्ट लिखने से पहले यू मस्ट हैव द एंड इन माइंड व्हेन यू स्टार्ट। You must have a sequence. You must have structure. One paragraph must connect to the other. इसको हम कहते हैं flow. इसको हम कहते हैं connection of one paragraph with another paragraph. So, आपने अपनी ड्राफ्टिंग को, सबसे पहली बात है अपनी ड्राफ्टिंग को इंप्रूव करो। और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। नहीं लिखनी आती अंग्रेजी, कोई बात नहीं। इतना कानून इन शेल्फों के ऊपर पड़ा हुआ है हर पॉइंट पर, खुदा की कसम। अपना भी नहीं भी लिखना आता ना, थोड़ा सा लिखकर कॉपी पेस्ट करो, ड्राफ्ट बनता है। हर चीज पर ड्राफ्ट बनता है, उसमें जान आती है। जैसे कहते हैं ना, आईओ कहता है मिसल का पेट भरना है, तो आप ड्राफ्ट का पेट भर सकते हो विद नेसेसरी लॉ, विद सिमिलर फैक्ट्स फ्रॉम जजमेंट्स, फ्रॉम केस लॉ। पेस्ट करें उसको टिल यू लर्न हाउ टू राइट। अटेम्प्ट करें कि जो ये बात कर रहा है उसी को मैं अपने अल्फाजों में डालूं और ड्राफ्ट के अंदर मैं शामिल करूं। सो आपका ड्राफ्ट आपसे पहले पहुंचता है। आपका ड्राफ्ट पढ़ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर माइंड पहले बना देता है कि मैंने करना क्या है, मैंने देना क्या है। मुख्तलिफ किस्म की बहुत कम प्लीडिंग्स हमारे पास है। हमारे पास इस्तगासे हैं सेक्शन 200 के, हमारे पास 22A 22B की बहुत पिटिशंस हैं। अब एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। एक आम चेंबर और अच्छे चेंबर में फर्क क्या है? एक आम चेंबर लिखेगा पिटिशन अंडर सेक्शन 22A 22B। एक अच्छा चेंबर लिखेगा 22A सबसेक्शन इतना, 22B सबसेक्शन उतना। मैं मांग रहा हूं ये फर्क है, देखा ही नहीं जाता। भेड़ चाल जैसे सारे चला रहे हैं वैसे ही चलते जाए, नहीं, ऐसे फर्क पड़ता है इससे आपका ड्राफ्ट। और सबसे बड़ी बात सुन लें, मेरे आधे से ज्यादा फैसले जो आते हैं उसमें मेरे ही पॉइंट्स जज साहब ने मेरे ड्राफ्ट से लिखकर अंदर लगाए होते हैं। सहूलत जो मिल गई, यह फायदा है ड्राफ्ट का। जज साहब के लिए आसानी पैदा करो। रिपोर्टेड जजमेंट सिर्फ उसकी होती है जो मुकम्मल असिस्टेंस देता है। जज साहब को अंग्रेजी, दोबारा केक की बात करता हूं इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट। इसका मतलब है पकी पकाई खिचड़ी मेरे आगे रख दो, मैं खुशी खुशी खा लूंगा। पकी पकाई खिचड़ियां टैग लगाकर केस लॉ कैस टैग लगा के आर्ग्यूमेंट्स दो, जजमेंट रिपोर्ट ना हुई मुझे पकड़ लीजिएगा। क्यों अहमद साहब? ऐसे ही होता है। जहां जहां मैंने ऐसी असिस्टेंस दी है मेरी जजमेंट रिपोर्ट हुई है। सो सर, आप लोग पिटिशंस जब फाइल करनी है, 7-8 किस्म की पिटिशंस हैं। प्री अरेस्ट है, पोस्ट अरेस्ट है, सस्पेंशंस हैं, अपील्स हैं, हेबियस कॉर्पस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं, नॉन फुलफिलमेंट की हैं, सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग है, रिविजन्स हैं, अपील अगेंस्ट इक्विटल्स हैं। ये तमाम घूम फिर के 5-7-10 ही ड्राफ्ट हैं और कुछ नहीं। तो आप, मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, वरना मैं आपको 4 सैंपल्स दिखाता ड्राफ्टिंग के। नेट पे हम अपलोड कर देंगे। हम नेट पर अपलोड करेंगे आपके लिए वो तीनों चारों ड्राफ्ट्स। वो आप जरूर पढ़िएगा कि इन ड्राफ्ट्स के अंदर, सर मैं आपको बताऊंगा, कुछ अभी पिटिशंस फाइल नहीं की, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू होगा। मैं आपको 4 ड्राफ्ट्स अपलोड करूंगा अहमद कयूम, वो ड्राफ्ट जरूर पढ़ें। उससे आपका माइंड मेकअप होगा कि कैसे चीजों को रब्त कैसे दी जा रही है, एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ की बात कैसे होती है, प्रेयर में क्या मांगा जाता है। सो कॉन्स्ट, और सबसे बेहतरीन चीज है, देखें हर किसी का अपना स्टाइल है। एक बंदा डिक्टेशन देने का मास्टर है, मेरा क्वालिटी काम होता ही तब है जब लैपटॉप मेरे आगे पड़ा हो और मैं खुद लिख रहा हूं और मैं अंग्रेजी को और यूं लिख के वापस पीछे जाना और लफ्ज को सब्स्टिट्यूट करना विद अनदर वर्ड, विद अ बेटर एक्सप्रेशन, विद बेटर वोकैबुलरी, विद अ चेस्ट एक्सप्रेशन, विद फ्लावरी लैंग्वेज, वो डालें, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस।
दो ही जुमले आपने बोलने हैं, दो ही जुमले मैंने बोलने हैं। आपने कहना है प्रॉम्प्टली लॉज्ड FIR एक्यूज्ड इज नॉमिनेटेड। मैं कहूँगा सर there is no internal input, there is no external input in the FIR. No adverse inferences would be drawn. No time was consumed. No undue advantage has been taken. Very timely proceedings. मेरे मुंह से निकलना ही नहीं है promptly lodged FIR। मैं जुर्म समझता हूं क्योंकि हर कोई बोलता है। मैं बोलूंगा तो मैं डिफरेंट कैसे होऊंगा? आज बताने हम यही आए हैं, अंदर की बातें। मैंने भी वही कहना है कि मोटिव साबित नहीं होता। मैं सॉरी कता कलामी माफ, एक चीज़ मैं बताऊँ, आपसे सवाल ही पुट करूँगा। फ्लावरी लैंग्वेज और ये जो कहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा इससे ज़रा फ़र्क रहा है, और मैंने अपने एसोसिएट्स को ये कहा है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जिनका मतलब नहीं पता होता। फ्लावरी की एक्चुअली ढूंढ के अंदर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं जिनका उनको मुकम्मल तौर पर। मेरी हमेशा कम अज़ कम इंस्ट्रक्शंस अपने एसोसिएट्स को यही रही है कि भाई खुदा के लिए सादी चीज़ें करो और जो वो चीज़ें लिखो जो कि एक्चुअली मांग रहे हो। और अगर लफ्ज़ उठाने हैं, मैं तो वैसे एक्चुअली नॉर्मली कहता हूँ आप स्टैट्यूट के अंदर से उठाएं, जो वहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाथ डालना तब है फ्लावरी में, अगर फूल खिलाना आता हो वरना कॉमेडी हो जाएगी। उसको आपने हाथ नहीं डालना जब तक आप उसमें वो रिदम और वो, मगर मैं इस अपना स्टाइल है। मैंने एक वकील साहब का ड्राफ्ट देखा है, आर्टिकुलेशन का जो लफ्ज़ है ना वो उस पर 100 में से 200 नंबर उनको मिलते हैं। 4 लाइनों में क्या कंसाइज तरीके से बात को अपनी प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक वकील देखा है मुझे। और वरना हम 7, 8, 10 लाइनें लेके कंज्यूम करके बता पाते हैं कि मैं कहना ये चाह रहा हूं सर। नवीद रसूल मिर्जा साहब। मैंने नवीद रसूल मिर्जा साहब का ड्राफ्ट पढ़ा और मैंने कहा ये 4-4 लाइनों में ये क्या चौके छिक्के मार रहे हैं, मंजिलें तय कर रहे हैं। मैं यही बात 6 लाइनों में करता हूं, 7 में करता हूं, ये 3 में खत्म कर देते हैं। टू द पॉइंट, पर अपना स्टाइल है। वो आप जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आप उसको उठाएं। मैं एक काम जरूर करूंगा, 3 से 4 सवाल मैं जरूर ऑडियंस से लूंगा बिफोर आई गो। मैं केस लॉ है, मैं नहीं दिखा सकता, हम अपलोड करेंगे ड्राफ्टिंग के ऊपर। कंटेम्प्ट के ऊपर मैं केस लॉ आज लेकर आया हूं कि वकला किस तरह कंटेम्प्ट कर सकते हैं या हो जाती है या एक ऑकवर्ड और डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाती है, उससे कैसे एब्सटेन करना है। मगर ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर में आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाऊंगा और आपके फिर सवाल लूंगा। इंग्लैंड का मेरा दिन था, जजेस आए हुए थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मुझे ट्रेन करने के लिए। तो काम था एग्जामिनेशन इन चीफ का, चीफ कराना था। मेरा विटनेस था, एंड ईच टाइम माई विटनेस वॉज गिविंग मी अ रिप्लाई इन इंग्लिश। ऑफ कोर्स आई वॉज सेइंग ओके देन व्हाट हैपेंड। वो जवाब देता था और मैं कहता था ओके देन व्हाट हैपेंड। तो जज मुझे कहता है मिस्टर सफ्तर इफ आई कुड स्टॉप यू देयर, रुक जाओ, वीडियो बंद करो। रोक के मुझे कहते विच लॉ स्कूल डिड यू गो टू? मैंने कहा सर आई वेंट टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कहते हैं डजंट सीम सो। हैव यू रेड इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा सर आई हैव स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। कहते हैं डजंट अपीयर सो, बिकॉज हैड यू बिन टू LSE and had you read English literature you would have known there is no such word as okay in our courts. You should not use the word okay in British courts if you are to practice here. Proceedings are very formal. The word is all right, very well, fine. Do you understand that, Mr. Safdar? मेरे पसीने छूटे थे और मैंने कहा ओके सर। तो मुझे कहते हैं यू आर बियॉन्ड रिपेयर। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि तुम दुरुस्त हो जाओ। आपके कुछ सवालात कोई पूछना चाहे, कुछ सवाल। लेक्चर आधा पौना घंटा और चल सकता था मगर मैं नहीं चलाऊंगा। कोई सवाल? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या आप केस लॉ को मेंशन कर सकते हैं इन योर प्लीडिंग्स एंड इन योर अवर्मेंट्स और नॉट। किसी जज साहब ने आज तक रोका टोका नहीं है।
कोई बुरी चीज तो लिख नहीं रहे आप अपनी जजमेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट्स डाल दें। मैं डालना शुरू हो गया हूं, मैं पहले इस पर सोचता था, रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन सो एंड सो, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट अगेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बेंच, अगर आपकी जजमेंट पे अगर उन्होंने ड्राफ्ट पे रिलाई करना है। सो ऐसी सपोर्टिव चीज जिससे आपको फायदा हो इन प्रेजेंटिंग योर केस, एड इट, दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा। हाँ, ये एक है योर ओपोनेंट। देखिए, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आप डिस्क्लोज करते हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं करते ड्राफ्टिंग में इन चीजों को डालते हुए। कुछ ऐसी बातें भी हैं कि हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एनेक्स्चर्स तो लगा देते हैं, कंसील नहीं करेंगे, सुप्रेस नहीं करेंगे, मगर ड्राफ्ट में जिक्र भी नहीं करेंगे, ऑन द डे खेलेंगे। कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं, मैं अहमद से एग्री करूंगा, जो हम एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, मगर उसमें डिसऑनेस्टी ना हो, उसमें डिसऑनेस्टी ना हो, हम जानबूझ के डिलिबरेटली हम उसको मेंशन नहीं करते कि सारी बातें पहले बता दी तो शायद अगला पढ़ के ही आ जाए मेरा ड्राफ्ट। जी, कोई और सवाल? सर, लेकिन जो सी जजमेंट्स ओवररूल नहीं हुई या डिस्टिंग्विश नहीं हुई किसी पॉइंट के ऊपर, उनका अगर रेफरेंस दे दिया गया तो वो तो फिर हाँ, देखें, एक मैं जजमेंट्स के हवाले से मैं एक बात कहूंगा, इतना अननेसेसरली हमें फीड इन किया जा रहा है विद केस लॉ एंड जजमेंट्स के जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ है, मेंस रिया को आज भी वो 7-8 अपनी पुरानी घिसी पिटी जजमेंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे ही है। आज आप मोटिव पढ़ो तो 2017 की मैं 17 जजमेंटें दे दूं, क्यों? क्या जरूरत है हमें 17 जजमेंटें देने की? हर जज साहब अपना व्यू पॉइंट चाहे दे सके या ना दे सके देने, हमें जरूरत नहीं है इतने ज्यादा केस लॉ की। हमारे पास प्रेसिडेंट ने और केस लॉ ने फौजदारी में खास तौर पे, माने इस बात को, जिस पॉइंट पे रिसर्च शुरू करते हो पहली 15 जजमेंटें अपने खिलाफ, फिर 15 आपके फेवर में, तो फिर पॉइंट क्लैरिटी क्या है? खड़े कहां हो जब कन्फ्लिक्टिंग व्यूज इतने ज्यादा हैं और क्लैरिटी भी नहीं है, एक महीने में 2 आ रही है। सो इस पर मेरी पिछले दिनों बात हुई थी और आसिफ सईद खान खोसा साहब ने बात कही कि हम फौजदारी में जजमेंट्स को अब कंट्रोल करना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूं कि ऐसा ऐसा केस लॉ आया जो नहीं आना चाहिए था, उनको हम दुरुस्त भी करेंगे और फिर ये भी एक मैसेज भेजेंगे कि प्लीज इन इश्यूज में जो लॉ एस्टेब्लिश हो गया है उनको अननेसेसरली ना छेड़ा जाए। Any one last question, anyone? आपके बल्कि थोड़ी सी आपकी एक्चुअली आपने, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मैं नुक्ता पॉइंट आउट करना चाहूँगा, और वो शायद आप भी इस पे कमेंट करना चाहें, बिकॉज मेरा थोड़ा सा एक्चुअली रुझान फ़र्क है। एक चीज़ ड्राफ्टिंग के अंदर मैंने कम से कम अपने दोस्तों के अंदर ये देखी है कि उनकी ड्राफ्टिंग इज़ समटाइम्स एन एक्सरसाइज इन ईगो, या उनकी ड्राफ्टिंग इज़ इन एन एक्सरसाइज इन एंगर, के गुस्सा निकालने के लिए, ख़ासतौर पर अपील में आप जा रहे होते हैं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिख डालते हैं जो आपको लिखनी नहीं चाहिए जी। वो इसलिए लिखनी नहीं चाहिए कि उस जज की जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं, आप फाइंडिंग एपलेट कोर्ट से एक ऐसी मांग रहे होते हैं कि जो वो नहीं दे सकता अपने किसी कलीग के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक अपना आज का ही एग्जांपल देता हूँ। कल बीच में एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगी हुई थी सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर, चेयरमैन साहब के पास एप्लीकेशन जमा करवाई और वहाँ पे ये लिख दिया गया कि डिसगस्टिंग एंड अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द मेंबर, इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया। वो वहाँ पे ही उसने रोक लिया। यू आर आस्किंग अ जज टू एक्चुअली, अगर वो है भी, अगर उसने किया भी है, यू आर नेवर गोइंग टू राइट दैट डाउन। आप अपने फैक्ट से तो इस्टेब्लिश करेंगे, मगर अगर आपने ये चीज़ लिख दी और ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो एक अदद फाइंडिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। ये दोस्तों को बीच में अपने जहन के अंदर बहुत बेशुमार डालने की ज़रूरत है। ये वाला नुक्ता जब उनके सामने आया तो लीगल ऑफिसर ने सर कहा कि चलें ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर दें। उसके ऊपर मेरा काउंटर ये था कि अब इन्होंने एप्लीकेशन जिसमें लिख दिया, अब आपने अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर बनती भी थी और आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आप ये बीच में कहेंगे ही डिसमिस दैट एप्लीकेशन। ये नुक्ते अपने जहन के अंदर रखिए। और बिल्कुल सही एक्चुअली कहा गया था कि कोर्ट दे क्या सकता है, कोर्ट से मांग क्या रहे हैं, और अपनी ज़ात का अंसर या अपने गुस्से का अंसर या अपने क्लाइंट के गुस्से का अंसर आप निकाल के थोड़ा सा रखिए। आप वकील हैं,
आपने कुछ लेर के आना है। याद ये रखिए कि जो चीज़ आपने लिखनी है लिख तो देंगे, एंड में कलम उसके पास होगा। सो मेरा थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क ये था कि आई ट्राई टू एक्चुअली गो सॉफ्ट, और स्ट्रैटेजी के अंदर इस तरीके से बीच में मैं करने की कोशिश। जो अहमद साहब ने अभी जिन बातों का तस्करा किया है, जो केस लॉ अपडेट होगा उसमें सब ये केस लॉ है कि क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, ये अपने ड्राफ्ट्स में तो लिख कर दे देना होता है ना कि मैं ये हूं। एक तो होता है बोल के, एक होती है लिखी पढ़ी बात। सो लिखी पढ़ी बातें you have to be very careful कि आप क्या लिख रहे हो ड्राफ्ट में, you know, think twice before you write. So with that note, thank you very much, and I did really appreciate very patient hearing. I hope lecture was of some use to you. इनको incorporate करें, you will see a visible change in your practices. Thank you very much. Thank you very much. Salman sir, please a group photo.